इमेजिन कीजिए शहर के बिल्कुल बीचों बीच ना एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। मतलब वहाँ सालों से बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, बहुत धूल उड़ रही है, गहरी खुदाई हो रही है। हाँ, और बाहर से जो भी गुजरता है वो बस यही सोचता है कि यार यहाँ कभी कुछ बनेगा भी या बस ये एक गहरा गड्ढा ही रहने वाला है। एग्जैक्टली बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक खाली प्लॉट और बहुत सारा शोर लगता है। मतलब किसी को समझ ही नहीं आता कि जमीन के नीचे असल में चल क्या रहा है। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मतलब जब कोई काम बिल्कुल जमीन के नीचे हो रहा हो फाउंडेशन लेवल पर, तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई थोड़ी देता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कंक्रीट डाला जाता है, स्टील के जो पिलर्स होते हैं वो अपनी जगह पर लॉक होते हैं, और तब जाके एहसास होता है कि अच्छा, ये लोग सिर्फ एक गड्ढा नहीं खोद रहे थे, वो एक स्काई स्क्रैपर की नींव तैयार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी इमारत की। और पता है ग्राउंड प्रेप से लेकर ये जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन तक का शिफ्ट है ना, ये क्रिप्टो की दुनिया में आज हम जिस नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं उसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास ना डेटा का एक बहुत ही सॉलिड स्टैक है। मतलब हमने MEXC, फेमेक्स और ट्रेडिंग व्यू जैसी प्लेटफॉर्म्स की ताज़ा रिपोर्ट्स देखी हैं, कुछ टेक्निकल अपग्रेड गाइड्स हैं और कम्युनिटी के ताज़ा अपडेट्स दिए हैं। हाँ, काफी सारा डेटा है आज। और हमारा मिशन आज बस ये डिकोड करना है कि कैसे पाई नेटवर्क का जो सबसे बड़ा अपडेट है, मेननेट का प्रोटोकॉल 20 में अपग्रेड, वो सिर्फ एक नॉर्मल टेक अपडेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक साधारण सी माइनिंग ऐप को रियल वर्ल्ड बिजनेस, ग्लोबल पेमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के एक पूरे इकोसिस्टम में बदल रहा है। और जो लोग भी क्रिप्टो के इस पूरे इवोल्यूशन को ट्रैक करते हैं ना, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ किसी टोकन की कीमत के बारे में नहीं है। हाँ, कि कॉइन कितने का है। राइट। ये एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। मतलब हम एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो एक बंद सिस्टम से निकलकर अब एक ओपन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सक्षम ब्लॉकचेन बनने की राह पर है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मतलब पहले पाई नेटवर्क का मॉडल बहुत बेसिक था ना। लोग बस ऐप खोलते थे, माइनिंग का एक बटन दबाते थे और बस हो गया। हाँ, बस 24 घंटे में एक बार क्लिक करना होता था। एग्जैक्टली ये सिर्फ माइनिंग और बेसिक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड था। लेकिन अब जो ये नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि धीरे धीरे ये एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, जहां आपके एप्स, बिजनेसेस और सर्विसेज सब आपस में जुड़ सकें। हाँ, और इन सब के बिल्कुल सेंटर में है ये प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड। तो मेरा सवाल ये है कि ब्लॉकचेन की दुनिया में तो हर दिन कोई ना कोई अपग्रेड आता रहता है, तो ये वाला जो प्रोटोकॉल 20 है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इस अपग्रेड का जो सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल पहलू है ना, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक फाउंडेशन का तैयार होना। अच्छा। मतलब कम्युनिटी को इसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, और मेननेट का वर्जन 20.2 पर अपग्रेड होना इस बात का सिग्नल है कि अब नेटवर्क फाइनली एक सिंगल कोहेसिव सिस्टम पर आ गया है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब ब्लॉकचेन पर लिखा गया एक ऐसा कोड जो शर्तों के पूरा होने पर अपने आप काम करता है। एग्जैक्टली बिना किसी बिचौलिए या मिडिलमैन के। अगर इसको एक उदाहरण से समझें तो इसे एक डिजिटल लॉकर की तरह सोच सकते हैं ना, जिसकी दो चाबियां हैं। मान लीजिए एक फ्रीलांसर ने किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम किया। हाँ। क्लाइंट ने उस लॉकर में पेमेंट डाल दिया। अब जब तक फ्रीलांसर अपना काम डिलीवर नहीं करता और क्लाइंट उसे अप्रूव नहीं करता, तब तक लॉकर से पैसे नहीं निकले। बिल्कुल। और जैसे ही कोड में लिखी वो शर्त पूरी होती है, लॉकर अपने आप खुल जाता है और पेमेंट रिलीज हो जाता है। मतलब कोई बैंक नहीं, कोई एस्क्रो एजेंट नहीं, सिर्फ आपका कोड काम कर रहा है। ये तो बहुत ही सॉलिड एनालॉजी है। और पता है, यही चीज पूरे सिस्टम को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाती है, और इसमें धोखे का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर ना पाई नेटवर्क का जो अप्रोच है वो बाकी ब्लॉकचेन से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? फेमिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से पाई के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टेलर के सोरोबैन फ्रेमवर्क से प्रेरित हैं। बेसिकली ये रस्ट प्रोग्रामिंग भाषा पर बेस्ड है और वेब असेंबली पर चलते हैं, जिसको शॉर्ट में वाज़म कहते हैं। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया। मतलब ये जो रस्ट और वाज़म का कॉम्बिनेशन है, ये डेवलपर्स के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि इथीरियम जैसी जो पुरानी ब्लॉकचेन्स है ना, उन पर ऐप बनाने के लिए डेवलपर्स को सॉलिडिटी नाम की एक बिल्कुल नई और काफी मुश्किल भाषा सीखनी पड़ती है। हाँ, सॉलिडिटी तो काफी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। राइट। लेकिन रस्ट आज के टाइम में सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे पॉपुलर और सेफ भाषाओं में से एक है,
और WASM का मतलब है कि ये जो कोड है वो किसी भी वेब ब्राउज़र में बहुत ही तेज़ी से और सिक्योर तरीके से रन कर सकता है। अच्छा, मतलब पाई नेटवर्क दुनिया भर के उन लाखों रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए रास्ते खोल रहा है जिनको शायद ब्लॉकचेन की कोई खास नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली वो अपने मौजूदा टूल्स का इस्तेमाल करके भी यहाँ बड़ी आसानी से ऐप्स बना सकते हैं। यार ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ना एक ही रात में लाइव नहीं हो रहे हैं। मतलब टीम एक फेज्ड रोल आउट कर रही है, राइट? बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि टीम का जो मेन फोकस है ना वो रातों रात सट्टेबाजी वाले या स्पेक्युलेटिव डीफाई टूल्स लॉन्च करने पर नहीं है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई नया नेटवर्क आता है, लोग बस टोकन स्वैप करने और यील्ड फार्मिंग में लग जाते हैं। सही कहा, लेकिन पाए का फोकस रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर है, इसलिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज आएंगी। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या किसी न्यूज़लेटर की मंथली मेंबरशिप होती है, वैसे ही बिजनेसेस अपने यूजर्स से पाई में रेगुलर ऑटोमेटिक पेमेंट ले पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और इसके बाद फिर एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो पीयर टू पीयर बिजनेस डील्स को सेफ बनाएंगे, जैसे अभी आपने वो डिजिटल लॉकर वाला एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, और एनएफटीज भी आएंगे क्या? हाँ, और एंड में एनएफटी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी रोल आउट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को मेननेट पर लाइव होने से पहले ना एक एक्सटर्नल ऑडिट से गुजरना होगा। मतलब बाहरी साइबर सिक्योरिटी कंपनियों से चेकिंग? हाँ, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में बग्स रह जाते हैं और फिर करोड़ों का हैक हो जाता है, तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की नींव तो बन गई, जमीन तैयार हो गई, लेकिन इस जमीन पर इमारत बनाएगा कौन? डेवलपर्स? एग्जैक्टली। यहीं पर डेवलपर्स और एप्स का रोल आता है। और अगर हम 2025 के हैकाथॉन का डेटा देखें ना, तो वो बहुत दिलचस्प है। वहां से करीब 215 से ज्यादा नए एप्लीकेशन सामने आए हैं। और 215 कोई छोटा नंबर नहीं है। मतलब इन एप्लीकेशंस में गेमिंग, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स सब कुछ शामिल है। अरे वाह! हाँ, और गेमिंग इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी बनकर सामने आई है क्योंकि डेवलपर्स ना पाए के लो फ्रिक्शन मोबाइल ऑनबोर्डिंग का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मतलब आइडिया ये है कि यूजर्स गेम खेलें, इकोसिस्टम के अंदर ही पाए कमाएं और फिर उसे उसी इकोसिस्टम में इन गेम एसेट्स या दूसरी सर्विसेज पर खर्च कर दें। बिल्कुल, एक पूरा लूप बन जाता है। और इसके अलावा डेवलपर्स के लिए पाए ऐप स्टूडियो नाम का एक टूल भी आया है जिसमें AI इंटीग्रेशन है। अच्छा, तो वो AI कोड स्निपेट्स भी जनरेट कर सकता है? हाँ, जिससे ऐप बनाने का प्रोसेस और भी आसान हो जाता है। लेकिन इन सब में ना एक चीज जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है पाई लॉन्च पैड, जो अभी टेस्टनेट पर रिलीज हुआ है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये नॉर्मल Web3 टोकन लॉन्च से काफी अलग लग रहा है ना? ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो लॉन्च पैड से बिल्कुल अलग है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट अपना टोकन लॉन्च करता है तो लोग पैसा लगाते हैं और वो सारा फंड प्रोजेक्ट के फाउंडर्स की जेब में चला जाता है। हाँ, जिसको अक्सर कैश ग्रैब कहा जाता है क्रिप्टो की दुनिया में। एग्जैक्टली। लेकिन पाई लॉन्च पैड का मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली? यहाँ प्रोजेक्ट्स अपने टोकन का इस्तेमाल यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और लॉन्च के टाइम पर यूजर्स जो भी पाई नेटवर्क में डालते हैं ना, वो सीधे फाउंडर्स के पास जाने के बजाय एक लिक्विडिटी पूल में लॉक हो जाता है। अच्छा, मतलब पैसा एक ऐसे रिजर्व में चला जाता है जो टोकन की ट्रेडिंग को स्मूथ चलाने के काम आता है, ना कि किसी फाउंडर की पर्सनल तिजोरी में। बिल्कुल। और इससे होता क्या है कि शुरुआत से ही मार्केट में एक हेल्दी लिक्विडिटी बनी रहती है और ये भी श्योर हो जाता है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले इकोसिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। ये तो बहुत फेयर सिस्टम है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक सवाल उठाना है, एक तरह का पुशबैक कह लीजिए। हाँ बताइए। क्या सिर्फ बहुत सारे ऐप्स बना देना काफ़ी है? मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई एक बहुत ही आलीशान शॉपिंग मॉल बना दे, उसमें एकदम इटालियन संगमरमर के फर्श हों, दुनिया भर के बड़े बड़े शोरूम हों, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक ही ना जाए। एग्जैक्टली। तो उस मॉल का फायदा ही क्या है? मतलब ऐप्स तो बन रहे हैं, 215 ऐप्स आ गए, लेकिन क्या लोग सच में उन्हें इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। और अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट वर्सेस यूजर एडॉप्शन की बात करें ना, तो सच्चाई यही है, पाई नेटवर्क के सामने इस वक्त ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल।
असली गेम डेली एक्टिव यूजर्स और मर्चेंट अडॉप्शन का है। मतलब अगर लोग अपने पाए को सिर्फ अपने वॉलेट में होल्ड करके बैठे रहेंगे इस उम्मीद में कि यार कभी कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे और उसे खर्च ही नहीं करेंगे, तो ये पूरा इकोसिस्टम बस एक रुके हुए तालाब की तरह हो जाएगा। सही बात है। तो अगर इस रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को सक्सेसफुल होना है तो ऑनलाइन शॉपिंग, सर्विस पेमेंट्स और बिजनेस डील्स को रोजमर्रा की आदत बनना ही पड़ेगा। हाँ, और यहीं पर पाए का असली टेस्ट होने वाला है। लेकिन चलिए एक कदम पीछे लेते हैं। इन सारे एप्स, ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को स्मूथली चलाने के लिए ना एक बहुत ही मजबूत बैकएंड की जरूरत होती है। तो चलिए अब नेटवर्क की रीढ़ की बात करते हैं, यानी नोड ऑपरेटर्स की। बिल्कुल, किसी भी ब्लॉकचेन में नोड्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो पूरे नेटवर्क को असल में रन करते हैं। मतलब वही ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं और पूरे लेजर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो पाई नेटवर्क भी तभी सही से काम करेगा जब उसकी सारी नोड्स एक ही वर्जन पर सिंक होंगे, राइट? एग्जैक्टली। और ट्रेडिंग व्यू और अपग्रेड गाइड्स के हिसाब से अभी नोड्स के सिस्टम में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि V19.6 से अपग्रेड का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर V19.9 में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चेंज आया जहां होराइजन को हटाकर कैप्टिव कोर लाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत मेजर अपडेट है। पर यार ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, ये सुनने में बहुत भारी लगते हैं। अगर आम भाषा में समझे तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसको एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए होराइजन जो पुराना सिस्टम था वो एक लाइब्रेरियन है। ठीक है। अब उस लाइब्रेरियन को किसी को सिर्फ एक किताब ढूंढ कर देनी है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पूरी लाइब्रेरी की हर एक किताब का रिकॉर्ड अपने दिमाग में हमेशा एक्टिव रखना पड़ रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी और स्लो प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल, मशीन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था और मेमोरी भी बहुत कंज्यूम हो रही थी। तो कैप्टिव कोर क्या करता है? कैप्टिव कोर बेसिकली उस लाइब्रेरियन को एक बहुत ही स्मार्ट और हल्का सा इंडेक्स दे देता है। अब नोड को पूरी ब्लॉकचेन की पुरानी हिस्ट्री लोड करने की जरूरत नहीं है। वो नेटवर्क के साथ सिंक रहने के लिए सिर्फ उतना ही डेटा प्रोसेस करता है जितना उस पर्टिकुलर मोमेंट के ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। अरे वाह, ये तो नेटवर्क को बहुत तेज और लाइटवेट बना देगा। एग्जैक्टली। और अब ज्यादातर जो मेन नोड्स हैं वो V20.2 पर आ चुके हैं। कम्युनिटी को भी साफ इंस्ट्रक्शंस है कि भाई अपने सिस्टम्स अपडेटेड रखो और अगले बड़े अपग्रेड यानी V21 का इंतजार करो। हाँ, और मैंने सुना है कि नोड्स के 3 अलग-अलग लेवल भी तय किए गए हैं ना? हाँ, पहला है कंप्यूटर ऐप, जो एक तरह से सिर्फ एक डेस्कटॉप इंटरफेस है जहां से आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है नोड, जो ब्लॉकचेन के डेटा को सपोर्ट तो करता है लेकिन वो ट्रांजैक्शन पर मोहर लगाने यानी कंसेंसस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है सुपर नोड। यार ये सुपर नोड नाम से किसी सुपर हीरो जैसा साउंड करता है। इसके क्या काम होते हैं? ये नेटवर्क के असली वर्कहॉर्स हैं। मतलब एक सुपर नोड को 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है, उसके पास एक बहुत मजबूत प्रोसेसर होना चाहिए और एक बिना रुकावट वाला फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मतलब ये कोर काम करते हैं। हाँ, यही वो नोड्स हैं जो नेटवर्क के कोर कंसेंसस को मेंटेन करते हैं। यही तय करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा गलत। ये सब सुनकर ना ऐसा लगता है कि जो अभी हो रहा है वो सिर्फ एक ग्राउंड वर्क है। मतलब जो V21 और उसके आगे के अपग्रेड्स हैं वो असल में इस ब्लॉकचेन की फुल पावर को अनलॉक करेंगे। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना जैसे आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी हवाई जहाज का इंजन बदल रहे हो, वो भी बिना यात्रियों को परेशान किए। ये एनोलॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है क्योंकि एक लाइव नेटवर्क को अपग्रेड करना बहुत ही रिस्की काम होता है। हाँ, अगर एक भी वर्जन में कोई कमी रह गई या नोड्स आपस में सिंक नहीं हुए तो क्या होगा? तो ब्लॉकचेन फोक हो सकती है या पूरी तरह से क्रैश भी कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये अपग्रेड्स इतने छोटे छोटे फेजेस में और बहुत ही सावधानी से किए जा रहे हैं। सही बात है। खैर, चलिए मशीनों और नोड से थोड़ा हटकर अब उन इंसानों की बात करते हैं जो असल में इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। हाँ, ह्यूमन एलिमेंट। बिल्कुल, ह्यूमन एलिमेंट और उनकी डिजिटल पहचान। YouTube पर कुछ कम्युनिटी अपडेट्स आए थे रिसेंटली जिनसे पता चला है कि करीब 4.5 लाख रुके हुए पायनियर्स के अकाउंट्स का मेननेट माइग्रेशन अब अनब्लॉक कर दिया गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की खबर है कम्युनिटी के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग
सालों से माइनिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स की वजह से उनके कॉइन्स मेननेट पर जा ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। और इसके अलावा 7 लाख और नए यूजर्स के लिए अब केवाईसी का रास्ता भी खुल गया। ये तो बढ़िया है। लेकिन जो लोग इतने सालों से सिस्टम में दूसरों की केवाईसी को वैलिडेट कर रहे थे, उनका क्या? वो तो एक तरह से नेटवर्क के लिए फ्री में काम कर रहे थे ना? हाँ, उनके लिए भी डेटा में एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा। हाँ, नेटवर्क ने करीब 1.65 करोड़ यानी 16.5 मिलियन पाई का एक पूरा पूल रिजर्व करके रखा है। ओके। और हर सक्सेसफुल वैलिडेशन पर वैलिडेटर को लगभग 0.0504179 पाई मिलेंगे। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिन्होंने नेटवर्क को सेफ और असली इंसानों तक लिमिटेड रखने में अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। लेकिन यार, इन सब पहचान और केवाईसी से जुड़े मुद्दों के बीच ना एक नई तकनीक की टेस्टिंग चल रही है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। कौन सी तकनीक? पाम प्रिंट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, हथेली स्कैन करने वाली। हाँ, मतलब अब पहचान साबित करने के लिए चेहरे की स्कैनिंग की बजाय आपकी हथेली को स्कैन किया जाएगा। यार, पहली बार सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगता है सुनने में। आपको क्या लगता है, क्या आम लोग इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, शुरुआत में ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की तकनीक और प्राइवेसी के लॉजिक को ध्यान से समझे ना, तो ये बहुत ही समझदारी भरा कदम है। वो कैसे? मतलब ये फिंगरप्रिंट या जो नॉर्मल फेस स्कैन होता है उससे बेहतर कैसे है? देखिए, फिंगरप्रिंट्स को ना आजकल हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से बहुत आसानी से कॉपी किया जा सकता है। हाँ, वो तो है। और फेस स्कैन को AI डीप फेक के जरिए धोखा देना भी अब आम बात हो गई है। इसके अलावा बहुत से लोग, चाहे वो बड़ी हस्तियां हों या प्रिवेसी को लेके जागरूक नॉर्मल लोग, वो बार बार कैमरे के सामने अपना चेहरा स्कैन करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये पॉइंट तो है। तो फिर ये पाम प्रिंट काम कैसे करता है? पाम प्रिंट ऑथेंटिकेशन आपकी हथेली की बाहरी लकीरों को स्कैन नहीं करता, बल्कि ये त्वचा के नीचे मौजूद नसों को, यानी आपके वेन्स के पैटर्न को इंफ्रारेड लाइट से स्कैन करता है। ओहो, मतलब ये त्वचा के अंदर की नसों का पूरा नक्शा बनाता है। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि हर इंसान की नसों का पैटर्न बिल्कुल यूनिक होता है। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी तस्वीर से आप रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते, और इसके लिए उस व्यक्ति का जीवित होना, यानी उस नस में खून का बहना जरूरी है। माइंड ब्लोइंग। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी ये साबित कर सकता है कि वो एक जिंदा और यूनिक इंसान है, वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। हाँ, बिना अपनी पहचान पब्लिक किए। ये अकाउंट रिकवरी या पेमेंट कंफर्मेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और प्राइवेट टूल बन सकता है फ्यूचर में। सच में यार, बिना चेहरा दिखाए अपनी इंसानियत साबित करना, ये तो प्राइवेसी के दीवानों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तकनीक और पहचान का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अद्भुत है। लेकिन किसी भी क्रिप्टो या नेटवर्क की असली परीक्षा लैब में थोड़ी होती है। हाँ, वो तो बाजार के खुले मैदान में होती है। एग्जैक्टली। तो चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं और टोकनॉमिक्स के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। श्योर। टोकनॉमिक्स ये जगह है जहाँ असल में किसी भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर तय होता है, और फेमिक्स की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो बहुत क्लियरली बताती है कि पाई नेटवर्क की कुल मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन तय की गई है। 100 बिलियन? हाँ, लेकिन इस वक्त केवल लगभग 9.7 बिलियन पाई ही सर्कुलेशन में है। यार, मुझे ना ये गणित थोड़ा डरावना लगता है। मतलब 100 बिलियन की कुल सप्लाई और सिर्फ 9.7 बिलियन अभी मार्केट में है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 90% से ज्यादा टोकन तो अभी लॉक्ड है, वो मार्केट में आई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर इसे देखेगा तो ये तो एक टाइम बॉम्ब की तरह लगेगा ना। मतलब जब ये 90% टोकन एक साथ या धीरे धीरे भी अनलॉक होंगे तो क्या होगा? और यही ब्लॉकचेन एनालिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि अर्थशास्त्र का एक सीधा सा रूल है, जब भी मार्केट में सप्लाई अचानक से बढ़ती है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। यानी बिकवाली का भारी दबाव, सब बेचने लगेंगे। एग्जैक्टली। अगर उस नई सप्लाई को खपाने के लिए मार्केट में पर्याप्त डिमांड या कोई यूटिलिटी नहीं होगी ना, तो टोकन की कीमत बहुत बुरी तरह गिर सकती है। और फिलहाल अगर हम डेटा देखें तो पाई लगभग $0.17 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने अपना खुद का एक डेक्स एक्सचेंज भी लॉन्च किया है, जो कि एक नेटिव डेक्स है। ज्यादातर जो लिक्विडिटी है वो अभी भी क्रैकन जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ही है। तो ऐसा क्यों है? मतलब लोग खुद के इकोसिस्टम का एक्सचेंज यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक डेक्स में ना जो ट्रेडिंग होती है वो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर पूल्स के जरिए होती है। अच्छा।
अब अगर इन पूल्स में बहुत ज़्यादा पैसा या लिक्विडिटी नहीं है, तो जब भी कोई बड़ा ट्रेड मारता है, तो स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्लिपेज मतलब आपको वो कीमत नहीं मिलती जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होती है। आपका ट्रेड किसी और ही प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ओ, समझ गया। वहीं दूसरी तरफ क्रैकन जैसे जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, उनके पास भारी लिक्विडिटी होती है। इसलिए ट्रेडर्स वहीं जाते हैं जहां उन्हें सबसे अच्छी कीमत मिले और ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि तकनीक का बन जाना एक चीज़ है और बाजार में लोग उसे अडॉप्ट करें, ये बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। बिल्कुल। मतलब अगर लोग अपने टोकन सिर्फ बेचने के लिए एक्सचेंजों पर ले जाएंगे, अगर डेवलपर्स के बनाए हुए ऐप्स में यूजर्स ही नहीं आएंगे और अगर बिजनेसेस इसे पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो सिस्टम का बैकएंड आप कितना भी स्ट्रांग कर लो, ग्रोथ तो धीमी रहने वाली है। और शायद यही कारण है कि पाई नेटवर्क का जो पूरा फोकस है इस वक्त, वो अपनी कम्युनिटी पर है। हाँ, मतलब उनका जो अप्रोच है वो रातों रात अमीर बनने वाले उस हाइप या आक्रामक मार्केटिंग पर बेस्ड नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है। हाँ, उनका वो मोटो भी तो है ना, बिल्ड टुगेदर ग्रो टुगेदर। एग्जैक्टली एक साथ बनाएं, एक साथ बढ़ें। क्योंकि अगर यूटिलिटी पहले आ गई मार्केट में, तो वो जो सप्लाई का 90% वाला शॉक है ना, उसे मार्केट बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पॉइंट बहुत सही है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम थोड़ा समेटें, तो इन सारे डेटा पॉइंट्स से ना एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो क्या? ये जो प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आना है, नोड्स का कैप्टिव कोर पर शिफ्ट होना है और वो जो 215 से ज्यादा डैप्स बन रहे हैं, हाँ, ये सब मिलकर ये दिखाता है कि पाई नेटवर्क धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ही सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहा है। मतलब इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिख रही। बिल्कुल। इसलिए जो लोग भी इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं, उनके लिए हमारा मैसेज बहुत साफ है, अपडेटेड रहें, इन नई तकनीकों के बारे में सीखते रहें और इस इकोसिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बने। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और पता है, इन सब टेक्निकल बातों के बीच ना हमें उस सबसे बड़ी तस्वीर को नहीं भूलना चाहिए जो डेटा हमें दिखा रहा है। आप किस डेटा की बात कर रही हैं? नेटवर्क की यूजर बेस का साइज। क्या आपको पता है, आज पाई नेटवर्क के पास 6 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। 6 करोड़? हाँ, और उनमें से करीब 1.75 करोड़ यानी 17.5 मिलियन लोग पूरी तरह से केवाईसी वेरीफाइड हैं। वाह! इतनी बड़ी संख्या में सरकारी पहचान सत्यापित लोगों का किसी एक सिंगल ब्लॉकचेन पर होना ना, ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने आप में अभूतपूर्व है। यार, ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसी डेटा पर बेस्ड ना एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो जरा इस पर गौर करें। बिल्कुल। जब दुनिया के इस सबसे बड़े पहचान सत्यापित नेटवर्क के हाथ में पूरी तरह से प्रोग्रामेबल पैसा आ जाएगा, यानी जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फुली एक्टिव हो जाएंगे, हाँ, तो क्या पाई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम बनकर रह जाएगा या फिर क्या ये पूरे वेब3 विश्व के लिए एक डिफॉल्ट आइडेंटिटी लेयर बन सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी की डिजिटल पहचान और उसका पैसा एक ही सुरक्षित इकोसिस्टम में बिना किसी बिचौलिए के काम कर सके। सोचिएगा इस बारे में। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो ब्लॉकचेन के फ्यूचर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। बिल्कुल। और याद है हमने शुरुआत में उस कंस्ट्रक्शन साइट की बात की थी? हाँ, जो सिर्फ एक गड्ढा लग रही थी। एग्जैक्टली। वो साइट जो सालों से सिर्फ एक गहरा गड्ढा लग रही थी, अब वहां कंक्रीट की सॉलिड नींव डल चुकी है। और ये प्रोटोकॉल 20 वही नींव है। सही कहा। अब देखना बस ये है कि आने वाले सालों में डेवलपर्स और कम्युनिटी मिलकर इस नींव पर जो इमारत खड़ी करते हैं, वो आसमान में कितनी ऊंचाई तक जाती है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी नजर बनाए रखिए।